जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस से रिलेटेड आपका एक करंट अफेयर्स का इशू फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन। तो रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन के न्यूज़पेपर्स ने ये कैरी किया था कि रिजर्व बैंक जो है अपनी एक इमरजेंसी या फिर कह लो एक अपनी आउट ऑफ द बॉक्स एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है मीटिंग वो शेड्यूल करके कन्वीन कर रहा है। तो जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, क्यों इसको कन्वीन किया गया, कौन कौन से आरबीआई एक्ट में प्रोविजंस हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं जो इस वक्त जो हैं एप्लीकेबल हो रहे हैं आरबीआई के ऊपर, राइट। ऑल राइट, सो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपका जो वीकली शेड्यूल रहता है डेली 20 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो सुबह मॉर्निंग में लाइव जा रही है, मेंस करंट अफेयर इशू, डेली करंट अफेयर्स, राइट, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। इसका आप स्नैपशॉट जो है वो ले सकते हो। चलिए, सो लेट्स डिस्कस द इशू। तो इशू क्या चल रहा है न्यूज में कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों सिग्निफिकेंट है? बहुत ज्यादा इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, पर्टिकुलरली जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था, राइट, कि ऐसी कोई मीटिंग जो है वो कन्वीन करनी पड़ रही है आरबीआई को एंड उसको एक रिपोर्ट के बारे में बात करनी पड़ रही है। सो द इशू इज कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक मीटिंग कन्वीन की है टू डिस्कस एंड ड्राफ्ट एक रिपोर्ट जो कि वो सरकार को भेजेंगे क्योंकि उन्होंने अपने इन्फ्लेशन टारगेट को मिस कर दिया है। क्या है इन्फ्लेशन टारगेट? हमें पता है ना, 2 से 6% के बीच में आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। ये आरबीआई के ऊपर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कह लो एज मैंडेटेड बाय लॉ। तो वो आरबीआई ने अगर मिस किया तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फ्रेमवर्क से आरबीआई जो है चूक गया और फॉलो करने से, एंड आरबीआई अब ये मीटिंग में ड्राफ्ट पॉलिसी या फिर कह लो ड्राफ्ट रिपोर्ट का डिस्कस करके इसको सरकार को जल्द ही सबमिट करेगा। सो एज आई टोल्ड दैट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सिर्फ पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 2016 के 2016 में जब से आरबीआई की एमपीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंड ये कह लो इन्फ्लेशन फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है वो अडॉप्ट किया था, तब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आरबीआई को ऐसा रिपोर्ट या फिर ये रिपोर्ट जो है वो ड्राफ्ट करके सरकार को जमा पेश करनी पड़ी हो या फिर सबमिट करनी पड़ी हो, राइट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे एप्लीकेबल हमारे इश्यूज जो एप्लीकेबल हमारे रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। तो उसमें सबसे पहले देखो आरबीआई का एक रेगुलेशन 7 है ऑफ द आरबीआई एमपीसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशंस 2016। तो ये रेगुलेशन 7 क्या कहती है? ये कहती है कि एक सेपरेट मीटिंग आरबीआई को बुलानी पड़ेगी अदर देन दी जो नॉर्मल रूटीन में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, ये उसके अलावा एक स्पेशल अलग से एक्स्ट्रा मीटिंग कन्वीन करनी पड़ेगी एज पर रेगुलेशन 7। तो ये क्या कह रहा है कि ये आपको मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ेगी एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल पॉलिसी प्रोसेस, लेकिन इसमें आप क्या डिस्कस करोगे? यही डिस्कस करोगे कि आप क्या रिपोर्ट सरकार को बना के भेजोगे एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट यू विल प्रेजेंट टू द गवर्नमेंट व्हाट आर द रीजंस कि आपने क्यों जो है मिस किया अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को, राइट। और उस रिपोर्ट को आप ड्राफ्ट करोगे इस मीटिंग में जो भी आपका डिस्कशन होगा उसके बेसिस पे रिपोर्ट को ड्राफ्ट करके आप सरकार को पेश करोगे। देन दिस इज द फर्स्ट टाइम, एज आई टोल्ड दैट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी कोई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग को जो है कन्वीन किया जा रहा है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट रेलेवेंट प्रोविजन। ठीक है, ये प्रोविजन ध्यान में रखना क्योंकि अभी ये हॉटली न्यूज में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई कि ऐसी मीटिंग जो है वो कन्वीन की गई है। देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोविजन, तो एक और 1934 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें देयर इज सेक्शन 45ZN। अब ये सेक्शन 45ZN क्या कहता है कि अगर आरबीआई अपने इन्फ्लेशन टारगेट को मिस कर देता है, दैट इज जो कौन सा बैंड है 4 ± 2%, दैट इज 2% से लेके 6%। 2% क्या है? लोअर लिमिट है ना, इट इज द लोअर लिमिट एंड व्हाट इज 6%? इट इज द अपर लिमिट फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो अगर इस लिमिट से बाहर जाती है इन्फ्लेशन तो एज पर दी सेक्शन 45ZN ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आरबीआई के लिए ये स्टैट्यूटरीली मैंडेटरी होगा दैट इफ इट फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, इसको सरकार को एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी eliciting the reasons for the failure of the MPC या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी to contain inflation।
राइट. सो दैट इज द फर्स्ट प्रोविजन अंडर, और दैट इज द फर्स्ट प्रोविजन अंडर दी 45ZN सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट. दूसरा प्रोविजन क्या है कि इसी रिपोर्ट में ये सेक्शन जो है साथ साथ ये भी बोल रहा है कि इसी रिपोर्ट में आरबीआई के लिए ये भी जरूरी होगा कि ये आपको रिमीडियल एक्शंस के बारे में बताए. रिमीडियल एक्शंस का मतलब कौन से एक्शंस जो कि रेमेडी करके देंगे हमें इन्फ्लेशन को, जो वापस कंट्रोल में करके देंगे इन्फ्लेशन को, जो वापस टारगेट में लेके आएंगे. राइट के 6% से नीचे वापस इन्फ्लेशन को आरबीआई कैसे लेके आएगा, कैसे आरबीआई ये मैनेज करेगा कि अभी तक जो टारगेट्स ब्रीच हो रहे हैं उन टारगेट्स को वापस अचीव किया जाए एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके वापस जो रिक्वायर्ड रेंज है या फिर कह लो जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है 2 से 6% का, उसी ब्रैकेट में दोबारा इन्फ्लेशन को हम लेके आए. तो आरबीआई को दो चीजें बतानी है यहाँ पे. एक, व्हाट आर द रीजंस कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेट को मिस किया, एंड व्हाट आर द रेमेडियल स्टेप्स, करेक्टिव मेजर्स क्या ले रहा है आरबीआई, क्या स्टेप्स उठाएगा आरबीआई जिसकी वजह से दोबारा इन्फ्लेशन टारगेट के अंदर जो है वो वापस आ जाएगी. तो दो, ये कौन सा था, ये हुआ आपका दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन. एक हमने देखा सेक्शन 7 और एक हमने देखा सेक्शन 45ZN ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ऑलराइट, अब एक बार बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की. तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था अंडर, या ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर दी सेक्शन 45ZB ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. राइट कि आरबीआई के एक्ट को ही जो है सरकार ने अमेंड किया था. बेसिकली इसी एक्ट को सरकार ने अमेंड किया था 2016 में. इससे पहले क्या होता था बेसिकली देखो कि इससे पहले इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए आरबीआई को सरकार जो है एक नंबर दे देती थी, मतलब कि एक फिक्स्ड नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता था. यहां पे क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके इन्होंने इस फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग को रिप्लेस किया था फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग से. फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब कि अब आपके पास एक सिंगल नंबर नहीं होगा. जैसे यहां पे मान लो हो सकता है सरकार बोलती है कि 4% पे ही आपको इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल करनी है. फिक्स्ड फ्रेमवर्क में ये चीज हो रही थी. फ्लेक्सिबल में क्या कर दिया, आपको रेंज दे दी 2% से 6%, इसके बीच में आप इन्फ्लेशन कहीं पे भी कंट्रोल करके रख सकते हो. तो वो चीज की थी सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके 2016 में. और फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जिसको हम बोलते हैं रीपरचेज ऑब्लिगेशन रेट या फिर रेपो रेट, टू रिस्ट्रेन इन्फ्लेशन विद इन द पर्टिकुलर टारगेट लेवल ऑफ 2 to 6%. ठीक है. फिर अगर चेयरमैन की बात की जाए तो हु इज द चेयरमैन ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इट इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हु इज द प्रेजेंट गवर्नर? इट इज शक्तिकांत दास. राइट, हु इज द प्रेजेंट, ही इज द प्रेजेंट गवर्नर. फिर एमपीसी जो है साल में कितनी दफा मिलती है? एटलीस्ट 6 टाइम्स, मतलब कि बाय मंथली या फिर कह लो हर 2 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक बार मिलती है. ये हो गए आपके कुछ फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई. अब 1 मिनट खत्म करने से पहले बात करना जरूरी है कि जो ये रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं और ये जो मीटिंग हुई है, जो फर्स्ट टाइम एवर हुई है, इट वॉज हेल्ड ऑन 3 नवंबर 2022 कि अभी ये मीटिंग हुई है. और इंटरेस्टिंगली इसके बारे में ये बोला गया कि इसके जो कंटेंट्स हैं, जो रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहा है आरबीआई, किसके कंटेंट? जो आरबीआई रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहा है, इस रिपोर्ट के कंटेंट्स जो हैं दे विल नॉट बी गिवन टू द पब्लिक, कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे. मतलब कि इट विल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट, लेकिन इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन के तौर पे पब्लिकली नहीं रिवील किया जाएगा जो भी रिपोर्ट में आरबीआई ने बात करी है. हमारे पास लेकिन फिर भी एक रेफरेंस पॉइंट है जहां पे वी हैव हैड द इंटरव्यू ऑफ द इनकम्बेंट आरबीआई गवर्नर, जो अभी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, जो मैंने बताया कौन है, शक्तिकांत दास. उन्होंने एक अभी रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान जो है ये बात बोली है कि अभी आरबीआई ने जो अपना ये टारगेट है 2 to 6% का, इसको क्यों मिस किया? वाई डिड द आरबीआई मिस द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, के 3 क्वार्टर्स के लिए लगातार Q1 कह लो के जनवरी से लेके स्टार्टिंग जनवरी से लेके अभी तक के सितंबर एंड तक के क्वार्टर्स तक 3 क्वार्टर्स में कंसेक्यूटिवली आरबीआई ने क्यों जो है वो मिस कर रहे हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग को? तो उसमें मेन रीजन जो है इसके लिए दिया गया है, दैट इज वॉर इंड्यूस्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. अब ये वॉर इंड्यूस्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है?
ये वॉर इंड्यूस्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर में प्राइसेस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, कमोडिटीज के इंक्रीज कर गए हैं। पर्टिकुलरली अभी हम देख रहे थे कि वीट को मेजर एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं रशिया एंड यूक्रेन। दे बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर मेजर वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोनों में ही यहाँ पे सप्लाई जो है वो डीस्टेबलाइज कर गई है, प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं। तो द इनकम्बेंट आरबीआई गवर्नर सेड कि हम जो है क्या कर रहे थे, हम क्या, हमारी सोच ये थी कि जब पैंडेमिक आया था, जब कोविड आया था, उसके बाद से ग्रोथ खत्म हो गई थी इकोनॉमी में, और ग्रोथ को वापस रिवाइव करने के लिए हमने रेट्स को इंक्रीज नहीं किया। रेपो की बात हो रही थी कि रेपो को हमने इंक्रीज नहीं किया, हमने लिक्विडिटी अलाउ करी मार्केट में। बट हमारा प्लान ये था कि हम एक बार ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए, फिर उसके बाद मार्केट से थोड़ी सी लिक्विडिटी को कम करेंगे ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन ये होने से पहले ही रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है वो इमर्ज होके आ गया इंटरनेशनल स्टेज पे, एंड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई दुनिया में, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए दुनिया में, जिसका इम्पैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ा। अब उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा तो हमने क्या कर ली, बेसिकली जो एक बाहर इन्फ्लेशन चल रही थी वो हमारे पास भी इंपोर्ट होके आ गई। उसी चीज को यूज करके इन्होंने कहा कि वॉर इंड्यूस्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जिसका ये असर देखने को मिल रहा है कि कंसेक्यूटिवली 3 क्वार्टर्स के लिए आरबीआई ने अपना टारगेट जो है वो मिस कर दिया। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज कम फ्रॉम द इनकम्बेंट आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ। ऑलराइट, सो ये चीज थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। आई होप आपको इशू जो है वो क्लियर है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन नेक्स्ट सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जुड़े रहिएगा चैनल से, है ना, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इन वीडियोस को ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, सो दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। ऑल ऑफ यू स्टे वेल, स्टडी वेल, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।